हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, आज हम अध्याय तीसरा के दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अध्याय को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उसको बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। तो मैं कुछ बेसिक समझा देता हूँ, इसके बाद हम उदाहरण की ओर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ। क्या है स्टूडेंट? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर मतलब क्या होता है? दो चर जैसे जिनका मान, अच्छा, चर और अचर के बारे में आप लोगों को अध्याय 1 में बता चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो दो चर क्या होते हैं? जो दो चर है मतलब जैसे जिनका मान क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जिनका मान निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? चर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। इनका मान निश्चित नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। जब हम सवाल को बनाएंगे तो एक्स, वाई और जेड का मान कुछ भी आ सकता है, निश्चित नहीं रहता, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दो चर वाले रैखिक का मतलब क्या बताया था? यदि किसी समीकरण ए एक्स प्लस बी, यदि एक्स की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, एक्स की अधिकतम घात 1 हो, तो वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कहला जाएगा? रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब मैं बताया था, जिसकी अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बोलते हैं। 2 होता है उसको द्विघाती बोलते हैं। 3 होता है त्रिघाती बोलते हैं। 4 होता है चतुर्थ घाती बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ बात किस चीज का है? रैखिक समीकरण। तो समीकरण का मतलब तो क्या होता है कि इसके बराबर में 0 लगाना है या फिर कोई संख्या रहनी चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसको एक साथ कैसे बोलेंगे? अच्छा, युग्म में लिख नहीं पाया हूं, लेकिन युग्म है। ठीक है, यहाँ समीकरण युग्म लिख देता हूं, युग्म। ठीक है स्टूडेंट, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है? यदि कोई समीकरण को हम एक साथ लिखें, जैसे यहाँ लिखा है ये है, जैसा एक समीकरण ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, जैसे ये दोनों एक साथ है, इसी को बोलते हैं युग्म। युग्म का मतलब एक साथ लिखना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इनको कुछ बेसिक है इसके, उसको समझते हैं। ठीक है, क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप कैसे होता है? समान रूप जैसे ही लिखा है, क्या लिखा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है इसका समान रूप। ठीक है स्टूडेंट, किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, दो चर कौन कौन से हैं इसमें? दो चर, एक तो है एक्स और दूसरा है क्या है? वाई। एक्स और वाई हम बताए हुए भी, एक्स और वाई क्या है? चर है। तो कितने चर हुए? 1, 2, तो दो चर। अच्छा, ये दो चर हो गए। रैखिक मतलब क्या बताया था? एक्स के अधिकतम घात क्या हो? 1, तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक। समीकरण मतलब क्या बताया था कि बराबर में क्या लग जाए? 0, तो वो क्या हो जाता है? समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नीचे आइए। अब क्या है, इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं बिंदुवार लिख दिया हूं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, ये जो ग्राफ बनता है, इस अध्याय में ग्राफ बनेगा। हम ग्राफ विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो विधि है उसका नाम है ग्राफ विधि। ठीक है, तो इसका उपयोग ग्राफ विधि में होता है। क्या है ये? इसका मतलब होता है ये जो रेखा है, ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसलिए जो ये रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम दे दिया है? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। इन सभी का उपयोग होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्या है कि जो एक रेखा है उसको हम क्या किससे दर्शाते हैं? समीकरण नंबर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण 1 है। एक रेखा को तो प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी रेखा को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरे समीकरण दूसरे रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यदि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं,
तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो इसका जो ये समीकरण निकल के आएगा वो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, इसका इसमें कितने बिंदु हैं, इसमें प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने बिंदु है, एक बिंदु है। तो जब एक बिंदु है इसमें तो इसका क्या होगा, एक हल होगा। समझ में आया, इसका एक बिंदु है, मतलब जो ये दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ये ग्राफ बन रहा है क्रॉस वाला प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके साथ साथ में पांचवा बिंदु क्या है, संगत निकाय। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये जिसके हल होंगे, देखो अब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ तो हल होंगे। ठीक है, तो इसके हल होंगे, जिसके हल होते हैं उनको हम संगत बोलते हैं, जिसके कोई हल नहीं होता उसको असंगत बोलते हैं। तो क्या है, इसके एक हल है, एक हल है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको संगत है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आ जाते हैं दूसरे में, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है संपाती रेखा है। अच्छा, संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है जैसे ये मार्कर है तो एक मार्कर के ऊपर दूसरे मार्कर का होना, ये क्या कहलाता है, संपाती। समझ रहे हैं स्टूडेंट, तो एक मार्कर के ऊपर दूसरे मार्कर का होना क्या कहलाता है, संपाती। ठीक है, तो दो रेखाएं हैं, इसी के ऊपर कोई एक रेखा और हो जाएगा, जैसे इसी के ऊपर हम एक रेखा और खींच देंगे, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, संपाती कहलाएगा। तो इसका क्या होगा, इसके जो समीकरण बनेगा वो अनंत बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, और अनंत तक जाएगी, इसलिए इसका क्या होगा, ये संपाती रेखाएं हैं, ये संपाती रेखाएं हैं, इसका हल क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत जाएगा, ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये दो रेखाएं आपस में ऐसे बढ़ते रहेंगे, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम किससे दर्शाए हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये अनंत तक जाएगा, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया है हम, अनंत हल दे दिया है। मतलब इसके क्या होंगे, ये अनंत बिंदु होंगे, इसके तो कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें तो एक ही बिंदु था, लेकिन इसके तो क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे, इसलिए इसका हम नाम क्या दे दिए हैं, अनंत हल। ठीक है स्टूडेंट, और यदि ये अनंत हल है तो इसके क्या है कि ये संगत निकाय होगा, क्योंकि मैं बताया हूं जिसके कुछ ना कुछ हल होंगे वो क्या होगा, संगत होगी। ठीक है, लेकिन इसमें आते हैं समांतर में। अच्छा, समांतर मतलब आप लोग समझते हो, जैसे रेल का पांत होता है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, समांतर। उसी प्रकार से ये जो चित्र बना है, दो रेखाएं आमने सामने होते हैं समान दूरी पे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 तो होता है। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो बराबर नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हल संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसका हल संभव नहीं है, और जब इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, असंगत। क्योंकि मैं बताया हूं कि जिसके हल संभव है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, जिसके हल संभव है उसको हम संगत बोलेंगे, जिसका हल संभव नहीं है उसको हम असंगत बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए, ये जितने भी बेसिक था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को उदाहरण की ओर ले चलता हूँ। जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंटों के पास पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं उदाहरण की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैं उदाहरण नंबर 1 ले चुका हूँ। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी मैं बेसिक बताया हूँ उन्हीं का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसको विधिवत रूप से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 1 क्या है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। ठीक है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, और जो क्या किया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, जो क्या है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो क्या बोला है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, और यदि ये समीकरण 1 और 2 ये क्या है, युग्म के रूप में है। ठीक है, युग्म में क्या बोला था, दो समीकरण एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण युग्म। ठीक है, तो ये क्या है, संगत है। यदि ये संगत है,
यदि ये संगत है, ऐसा है, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, क्या करना है, ग्राफ द्वारा हल करना है। हम इसको सॉल्व करके हम इसको ग्राफ विधि से मतलब ग्राफ बना के इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए बिना हम इस उदाहरण को बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए बनाते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, हल। हल क्या है, हमको दिया है, क्या दिया है, एक तो दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 के क्या करेंगे, समीकरण 1 को एक बार लेके चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद समीकरण नंबर 2 को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो क्या करना है, इसमें अपने से हमको मान मानना है। मतलब मैं कुछ बता देता हूं इसके बारे में। क्या है कि x के जो ये x है इसका मान, एक बार x का मान अपने से रखना है। ठीक है, और जब हम x के मान कुछ भी रखेंगे तो जो ये इसका मान आएगा वो पॉइंट में नया है और एक जैसे नया, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके समझाता हूँ, जब सवाल बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर क्या मानेंगे, 0। x बराबर हम 0 मानेंगे, तब क्या होगा स्टूडेंट, ये x बराबर 0, तब क्या होगा, x की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 0, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। और यहां से आगे क्या होगा, y का मान क्या आएगा, y इक्वल टू 3, ये 3 है वो पक्षांतर होकर बटे में जाएगा, तो कितना हो गया, 6/3, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो y का मान कितना है स्टूडेंट, y इक्वल टू 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना है, 2। ठीक है स्टूडेंट, y का मान 2 आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x, y। हमेशा x को पहले लिखना है और y को बाद में। ठीक है, तो x, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x का मान हम क्या माने, 0, और y का मान क्या है, 2। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि हम x का मान 0 ही माने। ठीक है स्टूडेंट, जरूरी ये नहीं है कि x का मान हम 0 माने, जो हमको अच्छा लगे वो मान सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कभी भी मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जो ये y का मान आया है ये कभी भी दशमलव के रूप में न आए। अगर दशमलव में आएगा तो इस सवाल को बनाने में हमको कठिनाई होगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जब हम सवाल बनाएंगे और यदि ये जो y का मान 2 आया है, इसके जगह पे यदि क्या आ जाता है, बाई चांस 2.3 ऐसे मान आ जाते, तो क्या होता, ये जो सवाल है उसको आगे जब हम सॉल्व करते तो इससे ग्राफ बनाने में क्या होता, हमको मतलब ग्राफ बनाते तो उसमें क्या होता, प्रॉब्लम होती। इसलिए हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो इसके मान आए तो हमको x के ऐसे मान लेके चलना है कि ये कभी भी पॉइंट में न आए। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये पॉइंट में नहीं आएगा तो ग्राफ बनाने में हमको सरलता होगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या माना, x का मान 0 माने, तो y का मान 2 आया, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू 0, 2। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करना है, पुनः क्या करेंगे हम, पुनः समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में इस बार क्या करना है, देखो x बराबर 0 रखे तो y का मान आया, अब हम y का मान रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे, है ना, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 की बात चल रही है तो x तो x होगा, इसके बाद प्लस का प्लस, 3 का 3, और y की जगह में क्या रखना है, 0, तो y की जगह पे 0 रखें तो कितना हुआ, 6। तो ये तो 3 के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा,
x इक्वल टू 6। मतलब यहाँ हमारे पास कितना है, x का मान 6 आया। अब x का मान 6 आया तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि x, y इक्वल टू y का मान क्या है 0 और x का मान कितना है 6, तो 6, y का मान कितना है 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो ये तो हो गई किस कौन सा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ, समीकरण नंबर 2 में स्टूडेंट। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये वाला समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसमें भी हमको जिस प्रकार से इसमें मान पुट किए हैं, x का मान रखे हैं तो y का मान आया है, y का मान रखे हैं तो x का मान आया है, और इसमें भी ध्यान रखना है सेम इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से इसका किए हैं समीकरण नंबर 1 का, उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का करना है। और ध्यान हमको ये रखना है कि x के अगर मान हम ले रहे हैं अपने से लेना है, कोई भी मान लेना है, जरूरी नहीं कि हम 0 लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब इसका हम x का अगर मान हम कुछ भी लेंगे तो जो y का मान है वो हमेशा कुछ ना कुछ संख्या में आना चाहिए, ना कि पॉइंट में आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको करते हैं समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये है समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी कोई काम कर सकते हैं कि हम क्या मान लें, x बराबर हम अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, x बराबर 0 ही ले लेते हैं, इसमें भी 0 लेते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है 2 into 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, क्या है ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 0 वाले ये तो 0 हो गया, तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देते हैं, बचे कितना 3y इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, तो ले जाते हैं इसको, कितना बचा y इक्वल टू माइनस 12/3। अब इसको भाग दे देंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 चौके 12। तो y का मान कितना है स्टूडेंट हमारे पास, -4 आएगा। ठीक है, अब -4 आएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू, x को पहले लिखना है, मतलब x बराबर कितना मान है 0, तो 0 0, y का मान कितना है -4, तो -4। ये आ गया एक मान किसका, समीकरण नंबर 2 का स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अब निकालते हैं समीकरण नंबर 2 का, पुनः एक बार और निकालना है। समीकरण नंबर 2 में हम x बराबर 0 माने, इस बार y बराबर कुछ ना कुछ मान के चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें क्या करना है, हमको इस बार y का मान मानना है, मतलब y का कुछ ना कुछ मान लेके चलना है। ठीक है, तो y बराबर क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू, इसमें भी हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 0 ही लो, लेकिन मैं इसमें 0 फिट हो रहा है इसलिए मैं 0 ले रहा हूँ। आप अपने अनुसार कुछ भी संख्या लेना, सिर्फ ध्यान ये रखना कि पॉइंट में आंसर ना है। ठीक है, तो मैं y बराबर 0 ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आगे, ये होगा 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12। तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा 0, बचा कितना हमारे पास 2x इक्वल टू 12। इसके बाद क्या होगा, x 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, मतलब 12/2, 2 छक्का 12। तो x का मान कितना है स्टूडेंट हमारे पास, x का मान आया है कितना 6। ठीक है, ये आ गया 6, तो x का मान 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू, x का मान हमारे पास 6 आया और y का मान कितना है 0, तो ये हो गए इसका भी मान। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि समीकरण नंबर 1 को हम लेके चले तो इसके भी दो बिंदु आए, 1 और 2, दो बिंदु आए। ठीक है,
और समीकरण नंबर 2 को हम लेके चले तो इसके भी 2 बिंदु आए। अब इन्हीं बिंदु का उपयोग करके हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ गए ना। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को ग्राफ की ओर ले चलते हैं, कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो कुछ सवाल को हटाना पड़ेगा, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तुम्हें इनको लिख देता हूँ कि क्या क्या आए हैं, इसके बाद हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इन सभी को मैं एक साइड लिख दे रहा हूँ, इसके बाद वहां साइड में ग्राफ बना देंगे। तो हमारे पास क्या आया है, एक तो आ गया ये, दूसरा आ गया ये, और तीसरा ये है। तो तीसरा को यहाँ लिख दे रहा हूँ, x, y इक्वल टू 0, -4, और एक और क्या है, x, y इक्वल टू 6, 0। ये ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितने सारे बिंदु आए हैं, ये है दोनों, ये दोनों है एक समीकरण नंबर 1 का, और ये दोनों है समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, तो मैं आज सवाल हटा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफ, तो चलिए स्टूडेंट हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आप लोग याद करो कि मैं अध्याय फर्स्ट में आप लोगों को क्या सिखाया था, एक जो अक्ष होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। जो स्टूडेंट इसके बारे में जिसको पता ना हो तो वो पिछले वीडियो देखें, पिछले जो लेक्चर है उनको देखें, जिससे उनको समझ में आए। ठीक है, तो 2 अक्ष होते हैं, सबसे पहले हम अक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, एक तो बनेगा ऐसा और दूसरा बनेगा ऐसा। ठीक है, तो एक को हम क्या माने थे, इसको मानते हैं हम क्या, x, और दूसरे को क्या मानते हैं हम, y। ठीक है, तो ये वाला क्या होंगे, प्लस वाले होंगे, ये प्लस प्लस वाले होंगे, मतलब प्लस x अक्ष और प्लस y अक्ष। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव वाला होगा, और ये भी निगेटिव वाला होगा। ठीक है, मतलब x अक्ष धनात्मक होगा, उसी प्रकार उसके जस्ट अपोजिट x अक्ष ऋणात्मक होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से y अक्ष धनात्मक होगा, उसके जस्ट अपोजिट ऋणात्मक वाला y अक्ष होगा। ठीक है, तो ये हो गए धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो इसके मूल बिंदु क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके मूल बिंदु है 0। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, हम 6 तक लेते हैं और अनंत भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अधिकतम हमारा जो मान आया है वो 6 तक है, इसलिए हम ग्राफ में सिर्फ 6 तक लेते हैं। ठीक है, इधर भी ले लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसमें भी -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ ले लो 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट है 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 तक मैं पूरा बना दिया। ठीक है, अब इसके माध्यम से, इनके माध्यम से हमको क्या बनाना है, ग्राफ। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, x और y का मान कितना था, 0, 2। तो 0 को ढूंढो, 0 कहां पास है, देखो 0 कहां पास है स्टूडेंट, 0 ये वाला। ठीक है, यहाँ है 0। ठीक है, तो 0, अच्छा x अक्ष में 0, मतलब x अक्ष कौन सा है, ये वाला, वो भी कौन सा, धनात्मक। तो 0 कहाँ है, ये वाला, तो यहाँ क्या हुआ, एक बिंदु ये हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है, y अक्ष, y क्या है, धनात्मक, तो क्या है, y क्या है, 2, तो 2 कहाँ है, ये किसमें, धनात्मक में। ठीक है, तो ये अच्छा, एक चीज और समझ लो, यदि ये प्लस प्लस में है, इनके सामने प्लस है, तो वो धनात्मक वाले में जाएंगे। ठीक है, और यदि ये ऋणात्मक है, जैसे -4 लगा है, तो -4 कौन सा है, y, तो इसमें देखेंगे ये माइनस वाले में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्या है, एक तो था 0 और दूसरा क्या है 2, तो हमने ये 2 पॉइंट चुन लिए। ठीक है, ये ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं रेड से ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, 0। ठीक है, दूसरा क्या आया था हमारे पास, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या आया था, 6,
मतलब x कहाँ है, ये x अक्ष धनात्मक 6 ये बिंदु पे आया था, और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहीं पास आया था। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है, इसको सीधे कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में क्या है x और y, तो x का मान क्या है इसमें 0 और y का मान क्या है इसमें ऋणात्मक वाला लगा है, क्यों, क्योंकि इसमें -4 है। तो देखो इसको क्या करना है, x का 0 तो x अक्ष में 0 यही आएगा, और y अक्ष में क्या है -4, तो -4 देखो -4 कहाँ है y अक्ष में, तो ये है माइनस वाला, तो ये -4 ये है। इसके बाद दूसरे में देखो, तो दूसरा क्या है x 6 है, मतलब x अक्ष धनात्मक 6 है, मतलब यही पास आएगा, और y अक्ष क्या है 0, तो ये यही पास आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, यहां से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। और मैं इससे पहले क्या बताया था, जो बेसिक उसमें समझाया था, तो उसमें क्या बताया था, यदि कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं, फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है, और यदि वो प्रतिच्छेदी कहलाएंगे तो वो किस रूप में रहेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और यदि ये रहेंगे तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, और एक हल होगा तो इसको क्या बोले थे मैं, कि जो जिसका कुछ ना कुछ हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो यही तो बोला था क्वेश्चन में, कि क्या बोला था, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, और यदि संगत है तो ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो स्पष्ट कर दिए कि ये क्या है, संगत है। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब चाहे ये संगत है, और उसका हम ग्राफ बना के प्रदर्शित कर दिए। तो इसी प्रकार से जितने भी सवाल बनेंगे तो उनका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और किसी किसी का ग्राफ ऐसे समांतर भी बनेगा, और किसी किसी का ग्राफ सिंगल बनेगा, सिंगल उसी के ऊपर डबल में। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है कि प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब ये संगत होगा, क्यों, क्योंकि इसके एक हल है। ठीक है, यदि समांतर होते तो उसका कोई हल नहीं है, तो उसको क्या बोलते, असंगत हल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट, और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।